हेलो, हाँ चलिए आ जाइए, सैलरी का सम्स कर रहे हैं हम लोग। आ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। इधर देखिए, मिस अंजलि इज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आनंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, इन मुंबई। फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। आपके फाइनेंशियल ईयर में अंजलि जो है एक फाइनेंस मैनेजर है कंपनी में और वो काम कर रही है। आपको निकालने बोला जा रहा है, क्या बोलिए, टैक्सेबल सैलरी। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस अंजलि फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। Assume that she has not opted for 115 BAC। क्लियर हो अच्छी तरह से? वो 115 BAC में ऑप्ट नहीं किए और आपको इसका सम्स करना है। तो सबसे पहले जब भी आप सैलरी का सम्स करते हैं तो नॉर्मली आप लोग क्या मेंटेन करते हैं, वही फॉर्मेट आपको यहां मेंटेन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आया तो देखिए, ये जो 13-14 सम नंबर है ना, बहुत बवाल सम है। यही दो आप कर लिए तो आपका सैलरी का बहुत कवरेज है, बट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। आप कंप्यूट कर रहे हैं टैक्सेबल सैलरी प्रीवियस ईयर कौन सा बोलिए, 24-25 का। इधर आप लिखे पर्टिकुलर्स और अमाउंट यानी कि रुपीस। डन है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2024 इन द स्केल ऑफ ₹20,000। ये ग्रेडिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मार्च 2024 को उसको हम लोग रखे सैलरी में कितना, 20,000 में। अब हर साल इसी डेट को उसका सैलरी बढ़ेगा कितना हजार से, 2500 रुपया से। और कब तक बढ़ता रहेगा? हर साल, जब तक वो ना पहुंच जाए 35,000 तक। तो 1 मार्च 2024 को उसको रखे 20,000 में, और नेक्स्ट कौन सा ईयर, 1 मार्च 2025 में उसका सैलरी बढ़ेगा कितना से, 2500 से, यानी कि 22,500। वापस से 1 मार्च 2026 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया। आर वी थ्रू विद दिस? ऐसे करके बढ़ाओगे और कब तक ले जाओगे, 35,000। बट अपने को उतना लंबा जाना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 में। तो आप एक चीज नोटिस करो, 1 अप्रैल 2024 में मेरा कितना सैलरी है, 20,000, और ये सैलरी मेरा 20,000 तक है, और ये कब तक है, फरवरी तक। यानी कि मेरा जो बेसिक सैलरी रहेगा, ये तुम लोग समझ रहे हैं, मेरा जो क्या रहेगा बोलो, बेसिक सैलरी, मेरा जो बेसिक सैलरी है दैट विल बी, बताना सही लिख रहे कि नहीं, 20,000 इंटू 11, क्योंकि फरवरी तक मेरा 20,000 है, और मार्च के महीना पे मेरा सैलरी हो जा रहा है 22,500, क्योंकि मेरा मार्च में सैलरी बढ़ जा रहा है 2,500 से, तो ये मेरा सैलरी रहेगा। क्लियर हुआ? ये देखिए 1 अप्रैल से सैलरी 2024 से 20,000 करके मार्च में मेरा बढ़ रहा है एंड में, तो मेरा एक महीना का सैलरी रहेगा 22,500 और बाकी 11 महीना का 20,000। क्या हम समझा पा रहे हैं क्या? बोलो डन है। तो ये आपका बेसिक सैलरी। आप थोड़ा सा हेल्प करना, कैलकुलेटर फटाफट मारो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है।
2,42,500. This is your what? Basic salary. Hope you are getting this. क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो पहला ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया बेसिक सैलरी का, डन है। अब ध्यान से देखिए दूसरा, शी इज पेड डियरनेस अलावेंसेस, उसको डियरनेस अलावेंसेस पेड किया जा रहा है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। कितना पे किया जा रहा है? 30% ऑफ बेसिक पे। यानी कि आपका जो डीए रहेगा सर, आपका जो डीए रहेगा, डियरनेस अलावेंसेस कितना रहेगा? 30% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 2,42,500 का 30% कितना? 72,750। क्या यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? और फिर बोल रहा है भैया बोनस दिया जा रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू 2 month बेसिक पे एज एट द एंड ऑफ द ईयर। बोनस आपको साल के अंत के सैलरी का 2 महीना जितना मिल रहा है। नहीं, 22,500 इंटू 2। पढ़ो ठीक से इंग्लिश। साल के अंत का जो सैलरी है उसी का 2 महीना जितना मिल रहा है। 2 मंथ लेने नहीं बोल रहा है। समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? साल के अंत में जो आपका सैलरी है उसका 2 मंथ जितना लेने बोल रहा है। तुम्हारे साल के अंत में सैलरी कितना है? 22,500, उसी का 2 मंथ जितना लेने बोल रहा है। क्लियर हुआ? तुम्हारे साल के अंत में सैलरी कितना है? 22,500। अब तुम इंग्लिश ठीक से पढ़ो। बोनस दे रहे हैं इक्विवेलेंट टू 2 मंथ बेसिक पे, 2 महीना का बेसिक पे ले लो एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में तुम्हारा बेसिक पे कितना चल रहा है? 22,500, उसका 2 महीना जितना ले लो, मतलब 22,500 प्लस 22,500। समझ आ रहा है? तो इट विल बी बोनस कितना? 22,500 इंटू 2। ये हम करें, तुम लोग समझ रहे हैं कि कर लेगा क्या? करे तो ठीक से, ऐसे करे तो हमको भरोसा नहीं हो रहा, हम ही करेंगे सब, तुम खाली समझो। यहां तक क्लियर है? कितना आएगा ये? 45,000। तुम लोग मेरी इज्जत रखेगा ना एग्जाम में? लग नहीं रही बैच में कुछ। यहां तक क्लियर हुआ? डन है? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ध्यान से देखो। क्या? हम पढ़े नहीं है, देख रहे। हाँ, शी रिसीव्स 2,000 per month as transport allowances for commuting between place of residence and office। तो 2,000 पर मंथ करके उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। नॉर्मली ये वाला फुल एग्जेम्प्ट होता है 3,200 रुपया पर मंथ तक, लेकिन फॉर किसके लिए? हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड के लिए। क्या यहां पे मिस अंजलि का ऐसा कोई प्रेफरेंस दिया है कि वो अंधी है या हैंडीकैप्ड, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। याद आ रहा है? प्रोविजन में पढ़े थे, बोलो। तो ये ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, कितना? 2,000 इंटू 12, दैट इज कितना? 24,000। और इसको आप लिखेंगे WN1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में। हाँ बाबू, प्रोविजन क्यों पढ़ाया गया आपको? देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस
is exempt up to rupees 3,200 per month, but only for blind and handicapped employee. Hence, in the given case, it is fully taxable. Hence, in the given case, it is fully taxable. Given case में ये पूरा का पूरा taxable हो जाएगा. Done? कर लिए ये वाला क्लियर? बोलो. अब इधर देखो 4,000 करके, क्या बोलो, 4,000 करके उसको हॉस्टल अलावेंसेस मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रेन. 4,000 ईच पर मंथ नहीं है, साल का 4,000 3 बच्चों के लिए मिल रहा है हॉस्टल अलावेंसेस. यस और नो? तो यहां पे आप लिखेंगे हॉस्टल अलावेंसेस, है ना, और इसको आप दिखाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में. हॉस्टल अलावेंसेस वर्किंग नोट नंबर 2. अब वर्किंग नोट नंबर 2 में आप यहां लिखेंगे हॉस्टल अलावेंसेस is exempt up to rupees 300 per month per child up to 2 children. समझ आ रहा है? Hence taxable allowances will be hostel allowances received. कितना मिल रहा है? 4,000. कितना बच्चों के लिए? 3. दैट इज कितना? 12,000. उससे आपको माइनस करना है एग्जेम्प्ट, है ना. कितना? 300 इंटू 12 इंटू 2 बच्चा कितना आएगा? 7,200. और ये माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल आ जाएगा कितना? 4,800. क्लियर हुआ? ये 4,800 आप उधर जाके लिख देंगे. क्लियर है अच्छी तरह से? बोलिए. डन है? समझ आ रहा है? यस सर. $4,800. कोई दिक्कत? डन. नेक्स्ट देखो क्या है. शी कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज सैलरी. यहां पे बेसिक प्ले और डीए दोनों मिला के किधर? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. और कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट, मतलब कंपनी भी सेम अमाउंट देता है. अब मेरा बात ध्यान से सुनो. ये लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है? 15%. ऑफ व्हाट? बेसिक सैलरी प्लस डीए. और हम लोग सीखे हैं कि जैसे ही प्रोविडेंट फंड 12% से एक्सेस होगा, एक्सेस टैक्सेबल होगा. यानी कि 12% जितने एग्जेम्प्ट होगा तो 12% आप इससे माइनस करेंगे.
12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर, क्योंकि सैलरी सेम एज इन एचआर है। अब कमीशन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट 3% टैक्सेबल नहीं कर सकते अभी, है कि नहीं? बोलो, बेटर तो यही है। अगर ऐसा होता कि 15% ऑफ बेसिक पे देता खाली, तब एग्जेम्प्ट के लिए आपको अलग से 12% बेसिक पे प्लस डीए करके दिखाना होता, क्योंकि यहां डीए का डेफिनेशन अलग है। डन है ना? बोलो, तो यहां पे 3% डायरेक्ट टैक्सेबल कर दो, बेसिक पे और डीए मिला के। यहां लिखोगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज टैक्सेबल। देखो, इसका वर्किंग नोट नहीं देंगे क्योंकि डायरेक्ट 3% मान रहे, तो शॉर्ट में लिख देना इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ, बोलो, 12% ऑफ सैलरी। छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है? तो टैक्सेबल कितना होगा बोलो? 3% ऑफ 2,42,500 प्लस 72,750 कितना आएगा? 9458 आया क्या? हाँ, ये तुम लोग कैलकुलेशन ठीक से कर रहे हैं ना? हम ये कैलकुलेशन तुम लोग भरोसे है, मालूम चला साला बाद में कोई ऑनलाइन देख के बोला आप रॉन्ग किए। कर रहे हैं ना ठीक से? नेक्स्ट क्या है? लंच प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर 10,000। क्या करना है इसका? 50 रुपया पर मील तक एग्जेम्प्ट होता है। अब ये कैसे पता करें 50 के अंदर है? तो अज्यूम कर लो 50 के अंदर है और नील टैक्सेबल करो। सर एग्जांपल दीजिए। वर्किंग नोट 2 था ना, अब वर्किंग नोट 3 लिखिए। अज्यूमिंग दैट लंच प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय does not exceed ₹50 per meal, hence not taxable। हेंस वो टैक्सेबल नहीं है। मील का रिलेटेड आप क्या पढ़े थे? फ्री फूड अगर आप दे रहे खाने को तो परक्विजिट्स है, इंप्लॉयर खाने को दे रहे एम्प्लॉय को, परक्विजिट्स है। लेकिन अगर चाय कॉफी दे तो टैक्सेबल नहीं है। और अगर मील भी दे रहा है तो 50 रुपए पर मील से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 10,000 लिया है तो 10,000 का क्या हिसाब लिया? हम तो पूरा साल का है, तो हम अज्यूम कर लिए कि जो मील दिया होगा वो 50 रुपए पर मील से ज्यादा, 50 रुपए पर मील से ज्यादा नहीं हुआ होगा, इसलिए फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। डन है? ओके, 5th नंबर हो गया। 6th नंबर क्या है? 6th नंबर क्या है? देखिए, रेंट फ्री अनफर्निश्ड, मतलब फर्निश्ड नहीं है वो, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर विच कंपनीज पे ₹60,000 पर एनम। यानी कि एक ऐसा घर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है जो एम्प्लॉय खुद रेंट पे लेके दे रहा है। यस और नो? रेंट फ्री एकोमोडेशन का 2 टुकड़ा था, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। क्योंकि यहां बोल रहा है कि एम्प्लॉयर 60,000 रुपया साल का दे रहा है, यानी कि ये रेंटेड है, एम्प्लॉयर रेंट पे लिया है, तो एम्प्लॉयर रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दे रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते थे? इसका टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते थे? एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। याद आ रहा है? रेंट फ्री एकोमोडेशन आप कैसे निकालते थे? एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज। नहीं याद आ रहा है तो बुक खोल के प्रोविजन देखो,
नहीं पढ़ोगे तो कैसे सम्स करवाएंगे? पढ़ना पड़ता है बेटा। कल आप पढ़े क्यों नहीं इसको? पढ़े हो? If rent-free accommodation is given to employee by taking on rent, taxable value will be least of the following. Taxable value will be least of the following. Number 1, actual rent. Number 2, 10% of salary. एक्चुअल रेंट कितना है? पूरे साल का दिया हुआ है। दैट इज हाउ मच? 60,000। अब 10% ऑफ सैलरी लेना है। यहां पे सैलरी का डेफिनेशन में क्या आता है? भैया सब आता है। डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आता है, सब आता है, लेकिन परक्विजिट्स और प्रोविडेंट फंड नहीं आता। तो हमारे सवाल में आपको क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेना है, डीए लेना है, बोनस लेना है, ट्रांसपोर्ट लेना है, हॉस्टल अलाउंसेस लेना है। प्रोविडेंट फंड आता नहीं है और इसको छोड़ के बाकी सारे परक्विजिट्स है तो वो भी नहीं लेना है। तो इन पांचों को प्लस करके 10% निकालना है। समझ आया? समझा पा रहे? इन पांचों को प्लस करके 10% निकालना है। तो इन पांचों को अगर आप प्लस करके 10% निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 38,905। टेन परसेंट किया ना? कितना आ रहा है बोलो? 905। लोअर कौन सा है? 38,905। तो टैक्सेबल कौन सा होगा? 38,905। थ्री है ना? तू तो हॉस्टल अलाउंसेस। डन? डन है? नेक्स्ट क्या है? द कंपनी रिम्बर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ 35,000 ऑफ अ सन हु इज डिपेंडेंट ऑन हर। हम इसको फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। रीजन, पहला बात मेडिकल ट्रीटमेंट बिल है, और अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट बिल प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता या एक ऐसे हॉस्पिटल में होता जो मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट है तो हम एग्जेम्प्ट कर देते। बट ये नॉर्मल कहीं लिखा नहीं है कहाँ पे हुआ है, तो हम अज्यूम कर ले रहे इट हैज नॉट बीन मेंटेन्ड बाय, हैज नॉट बीन, इलाज उसका कुछ हुआ नहीं है कहाँ पे? गवर्नमेंट में या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में। तो ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या हम समझा पा रहे? बोलो डन है? लिखिए,
मेडिकल ट्रीटमेंट बिल, कितना का है? 35,000 फुल्ली टैक्सेबल करिए, इसको देंगे वर्किंग नोट नंबर 5। लिखिए, डिटेक्ट करे, कर रही हो ना? वर्किंग नोट नंबर 5 में आइए। ये तुम लोग मेथड देख रहे हैं, ऐसे लिखना एग्जाम्स में। ये आज जो कर रहा है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तब मिलेगा पूरा मार्क्स, नहीं तो उम्मीद छोड़ दो मार्क्स का। तुम लोग समझ आ रहा है? वर्किंग नोट नंबर 5 लिखिए, लिखिए। अज्यूमिंग that the medical bill reimbursed, assuming that the medical bill reimbursed assuming that the medical bill reimbursed is taxable as such expenditure is not incurred in the hospital, either maintained by employer or government, बोलिए डन, बोलिए डन। नेक्स्ट क्या है? गिफ्ट वाउचर। क्योंकि 6,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, सॉरी 5,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे? फुल्ली टैक्सेबल 6,000। इसका वर्किंग नोट देंगे। गिफ्ट वाउचर कितना? 6,000। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 6। लिखो, गिफ्ट गिवन टू एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल if the amount exceed rupees 5,000। और कुछ है? लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाला यूज है तो ये नील होगा, याद करिए। अगर अब यूज ऑफ मूवेबल एसेट में लैपटॉप एंड कंप्यूटर देते तो क्या होता है? नील। अब नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी 2,000। कंपनी ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया, यानी कि एम्प्लॉयर ने पे किया, तो उसको पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहां लिखेंगे, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। कितना है? 2,000। अब आपका क्या ड्यूटी बनता है कि आप सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करके जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो पहले वो ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में। तो कंपनी मतलब एम्प्लॉयर हुआ ना, तो वो 2,000 ऐड कर दी, बाद में डिडक्शन दे देना उसको। ठीक,
480413, यही ना बोला? ठीक, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें से सबसे पहले कौन सा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? ऑप्टेड नहीं है तो 50,000, ऑप्टेड होता तो 75। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स है ना, कितना पे कर रहे हैं? बोलिए कितना पे कर रहे हैं? 2000, तो ये 2000 भी क्या होगा? लेस। अब आपके पास आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी जो आपको निकालने बोल रहा है। फोर टू एट 428,413, राइट? आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी। सीए में अगर ये आया तो 10 मार्क्स का आएगा, सीएमए में अगर आया तो 7 मार्क्स का आएगा, सेम सम। क्लियर है अच्छी तरह से? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14 करिए। क्लियर हो बेटा? भाई तेरे को समझ आ रहा है? तेरे को वेदिका समझ आ रहा है? देवांश समझ आ रहा है? अरे बापू अमित समझ आ रहा है? पक्का भाई तेरे को समझ आ रहा है? तेरे को क्वेश्चन नंबर कौन सा करेगा? 14 होगा। ये हम तुम लोग पे डिपेंड है। इसमें तुम लोग नहीं कर पाएगा लास्ट वाला, मतलब कोशिश करने वो भी कर लेगा बट फिर भी बाकी हमको भरोसा लग रहा है थोड़ा बहुत तुम लोग पे। क्वेश्चन नंबर 14। Mr. Samaksh is a marketing manager in Smile Limited. From the following information, you are required to compute his income chargeable under the head salary for the assessment year 25-26. दो सबका नोट दो, देना है। देखो एक दो अगर वर्किंग नोट ज़्यादा दे दियो तो एक दो का नहीं दोगे चलेगा, लेकिन ये अपने ऊपर डिसीजन है। अब जैसे हम लास्ट वाले में तुम देखना मेडिकल फैसिलिटी का वहीं लिख दिए, सॉरी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का,
समझ आए? तो वैसे थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम समझ रहे हो। देखो तुम्हारा जो पहला जो अब इसके पहले जो तुम सम्स किए वो कितना प्रॉपर प्रेजेंटेबल है, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि तुम किया क्या है एक्चुअल में। तुमको आता है वो बात अलग है, तुमको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, तो वो तुम्हारे सॉल्यूशन दे के समझे, ऐसा समझाओ। समझ आ रहा है? इसीलिए लिखो। बच्चा लोग टैक्स में जानता सब है, मार्क्स क्यों नहीं स्कोर हो रहा है? वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्रॉपर गड़बड़ कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 14 एक क्लास ऑफ सम्स है। 13 और 14 तुम 50 तो सम करो, 13 14 15 कर लो या 16 कर लो, एक तो औकात हो गया तुम्हारा, रेडी है। समझ आ रहा है? आज हम लोग का सैलरी का लास्ट क्लास है, क्योंकि मैं तुमको सम्स करवा रहा हूं। अब इसका लास्ट क्लास का मतलब ये नहीं कि सम्स खत्म हो गया है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कैसे? जब कल से हम लोग अपना नया हेड स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग सैलरी का एक सम बाहुबली पूरा सॉल्व होगा, तो अब डेली एक एक करेंगे। इससे क्या रहेगा? प्रैक्टिस में डेली रहेंगे। एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी में पूरा कर लिए, पूरा कम नहीं करके बहुत सम्स किए, 3 4, फिर मेरा पर्सनल सम्स बनाया हुआ तुम लोगों को करवाए। समझ आ रहा है? बट ये 2 सम ऐसा है जो क्लैरिटी दे रहा है। अभी करेंगे और 2, उसके बाद थोड़ा बहुत तुम लोग खुद करोगे, देखोगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर मैं से सॉल्यूशन मांगो, उसका सॉल्यूशन दीजिए। शीट रेडी है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन शीट भेज देंगे। समझ? फिर करो, खुद से करो, तभी तो एक चीज एक धड़क खुलेगा कि हो रहा है। समझ आ रहा है? बैठो बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करने बैठो। क्या कर रहे हो तुम लोग? फॉर प्रीवियस ईयर 24 25 देखिए, सबसे पहले बेसिक्स पहले निकालना के, ये देख लीजिए निकालने क्या बोले हैं, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना है? 70,000 पर मंथ। तो अब 70,000 पर मंथ करिए, तो बेसिक सैलरी 70,000 इंटू 12 कितना हो गया? 8,40,000। डन है क्या? फिर क्या है? डीए है, डीए डीएनएस अलाउंसेस 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी आपका डीए है, तो डीए 40% ऑफ 8,40,000। यस और नो? तो इसको 40% कितना होगा? 3,30,000। क्लियर हुआ? फिर आपको क्या करना है? मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। आइदर आप यहां लिख के नील करिए या वर्किंग नोट में बता दीजिएगा, जो आपका ठीक लगे। इसमें अगर नील लिखेंगे तब भी वर्किंग नोट देना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तब। वर्किंग नोट का तुमको जो बीमारी लगा नहीं देने का, वो हम समझ नहीं पा रहे, देना है। मैं एक मेथड बता रहा हूं। बहुत जन जैसे यहां पे ये सम्स में तुम खाली टैक्सेबल लिखा ना, तुम यहां पे भी लिख सकता था फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर नील। समझ रहे हो? फर्क नहीं पड़ेगा लिखा नहीं लिखा था। समझा पा रहे? नेक्स्ट क्या है? ये तो नील होगा, क्योंकि हम बार बार बोले हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस नील, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल। अच्छा, रिसीव्ड 10,000 एज गिफ्ट वाउचर, फुल्ली टैक्सेबल। सेम वर्किंग नोट गिफ्ट का जो आपको मैं लिखाया वही देंगे आप। ठीक है, एक बार के लिए मैं लिख दे रहा हूं गिफ्ट कितना? 10। वर्किंग नोट देना है आपको, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं उसका, तो ये नहीं देना, नहीं है देना है। नेक्स्ट क्या है? ये वाला 5th नंबर, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, बता रहे क्या है। स्माइल लिमिटेड अलॉटेड 800 इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स इन अगस्त 24। एक कंपनी ने, सुनो, एक कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया है
अपने एम्प्लॉय को, वो शेयर्स है स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपके लॉ टीचर आपको पढ़ाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। एज अ टैक्स टीचर मैं अभी इतना बोल सकता हूं, इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट विच इज गिवन टू एम्प्लॉय। क्या चीज का बेनिफिट जो एम्प्लॉय को देता है कंपनी? मार्केट वैल्यू से कम दाम में शेयर इशू कर देता है, ऐसा समझ लो। एक्चुअल में स्वेट इक्विटी क्या है? कॉन्टैक्ट योर लॉ टीचर, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जो हम लोग देते हैं मार्केट वैल्यू से कम में अपने एम्प्लॉय को। तो 800 शेयर अपने एम्प्लॉय को दिए, कितना रुपया में दिए? 450 में। एक्चुअल में मार्केट वैल्यू कितना है? बेनिफिट कितना का हो रहा है? 700 माइनस 450 कितना हुआ? 250। 250 रुपया पर शेयर का बेनिफिट हो रहा है। शेयर कितना दिए? 800, तो 250 इंटू 800 टैक्सेबल। क्या आप समझा पाए? बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग उसको कम दाम में। क्लियर है? अब स्वेट इक्विटी क्या होता है? अच्छा से लॉ टीचर से पढ़िएगा। हम हैं तो अभी हम टैक्स के रोल में, हमको पर्सनालिटी स्प्लिट पर्सनालिटी का बीमारी है। अढ़ाई सौ कैसे है समझ आया? मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो तुमको दी है, कितना बोला? 2 लाख ना। डन। ऑब्वियसली दिखाना है, वो भी दिखा दे। सिक्स नंबर पढ़ो पहले, फिर हम समझाएंगे। सिक्स नंबर में क्या है? He was provided with furniture during September 2020। सितंबर 2020 से उसको हम फर्नीचर दिए यूज करने के लिए। द फर्नीचर इज यूज्ड एट हिज रेसिडेंस फॉर पर्सनल पर्पस। हम उसको फर्नीचर दिए। फर्नीचर एक तरह का मूवेबल एसेट है, वो यूज कर रहा है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। एक्चुअल कॉस्ट फर्नीचर का कितना है? 1,10,000। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। ऑन 31 मार्च 2025 द कंपनी ऑफर्ड द फर्नीचर टू हिम एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको हम दे भी दिए। पहला पूरा साल वो यूज किया और लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर उसको हम क्या कर दिए? बेच दिए, ट्रांसफर हो गया। तो यहां पे 2 चीज निकालेंगे, यूज ऑफ फर्नीचर, ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर, दोनों निकलेगा। अब इसमें से 2 रूल होता है। आप अगर यूज निकाल रहे हैं तो 31 मार्च को ट्रांसफर हो रहा है। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो 31 मार्च को ट्रांसफर हो रहा है हम उसको यूज किए फरवरी महीना तक। मार्च महीना में वो क्या हो गया है? ट्रांसफर। दूसरा क्या है जो बेस्ट है? दोनों राइट है, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, बट दूसरा ये है कि हम मान लेते पूरा मार्च तक यूज किया है, मानना क्या बोल ही रहा है। और यूज करने के बाद मतलब बात समझा? अगर तुम यूज ऑफ फर्नीचर कर रहे हैं, यूज ऑफ फर्नीचर इज अ मूवेबल एसेट। और अगर यूज कर रहे हो, लैपटॉप एंड कंप्यूटर यूज करते हो तो निल, बाकी कुछ यूज करते हो तो 10% ऑफ एक्चुअल
कॉस्ट अगर ओन्ड है ना, तो यूज ऑफ फर्नीचर का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000 कितना 11,000 आप टैक्सेबल कर देंगे यूज बोल के। क्लियर है? अब आया ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर। वर्किंग नोट मान लो आपका जो दिया आप दिया, हम एक बार के लिए वर्किंग नोट लिख दिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर हो रहा है, फर्नीचर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फर्नीचर क्या हो रहा है बोलिए? ट्रांसफर हो रहा है। किसको? इंप्लॉय को ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इंप्लॉय को ट्रांसफर हो रहा है 31 मार्च 2025 को। अब एक बात समझो, सितंबर 2020 में मान लेंगे कि वो खरीदा था 1,10,000 में। कौन? इंप्लॉयर, है ना। इंप्लॉयर इसी साल खरीदा था 1,10,000 में। याद करो हम तुमको समझाए, 20 से लेके 21 माना जाएगा एक साल। सितंबर 20 से लेके सितंबर 21 कितना साल? एक साल। समझ आ रहा है? फिर सितंबर 21 से लेके सितंबर 22 कितना माना जाएगा टोटल में? 2 साल। ये 2 साल किसके पास था? एम्प्लॉयर के पास ही था, वो यूज कर रहा था, बस ओनरशिप तो उसी के पास था ना। फिर सितंबर 22 से सितंबर 23 माना जाएगा कितना साल? 3 साल। फिर सितंबर 23 से सितंबर 24 कितना साल माना जाएगा? 4 साल। और सितंबर 24 से सितंबर 25 कितना माना जाएगा? 5 साल। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि यहां पे दैट इज ऑन 31 मार्च 2025, 5वां साल कंप्लीट होने से पहले मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी मेरा कंप्लीटेड ईयर कितना हुआ? 4 साल। यस और नो? और आपको डेप्रिसिएशन उसी 4 साल का निकालना है। याद करो हम लोग पढ़े थे ट्रांसफर मूवेबल एसेट में कि अगर लैपटॉप एंड कंप्यूटर है तो डेप्रिशिएट होता है 50%, मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट होता है 20%, उसको दोनों को छोड़ के कोई और एसेट है तो डेप्रिशिएट होगा 10% ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम। पढ़ो पढ़ो, बुक खोल लो बाबा, खोल लो। डन है कि नहीं डन है? आप लोगों के लिए मैं हूं ना सीरीज 2.0 ऑलरेडी अपलोड शुरू हो चुका है यूट्यूब पे। सैलरी का 40 मिनट में फुल रिवीजन वीडियो है पूरा। ये सब मेहनत का तुम लोग वेस्टेज है। थोड़ा सा खोलोगे यूट्यूब में देखोगे, सब्सक्राइब मत करो, नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? अपने पास रखो सब्सक्रिप्शन, लेकिन जब जो चीज़ तुम्हारे फायदा के लिए वो यूज़ करो। वो बनाया गया है, तुम लोग 40 मिनट में खुद तो रिवाइज करोगे नहीं, तो एटलीस्ट वीडियो भी देख लिए तो याद आता रहेगा। 40 मिनट को तुम लोग 2x करके 20 मिनट कर ही दोगे, तो उसमें और कोई टेंशन का बात नहीं है। तो 20 मिनट का रिवीजन है। प्रॉब्लम क्या है पढ़ने में तुम लोगों को? थोड़ा सा भी बुद्धि होता तो कल खुद नहीं पढ़ के वीडियो देख लेते एक बार फिर से। मेरा नाम क्या है? अभी उसको क्या देख रहे हो? इधर सम्स देखो। आधा 1 नंबर का पढ़ना ही नहीं है, बस नहीं समझ आ रहा है, शादी वादी कर लो। जिंदगी बर्बाद करना है तो कुछ पा के बर्बाद करो।
मिल गया तुम लोगों को? नहीं मिला मत करो फायदा। अब तुम लोग ये पढ़ेगा कि खाली हमेशा लिंक शेयर में बिलीव रखता है? इधर देखो, भरोसा नहीं है तुम लोग का। इधर आओ, कितना साल हुआ? क्या बोला? टेटो अलग कर देंगे तेरा, हम याद रख। कितना साल डेप्रिसिएशन? बॉय स्टॉक कर दीदी, काहे बीच में टेंशन। इधर कितना साल है बोलो? 4 साल कंप्लीटेड ईयर है। यस और नो? 4 साल क्या बोलो? कंप्लीटेड ईयर कितना साल है? 4 साल। तो अगर ये 4 साल कंप्लीटेड ईयर है तो हम डेप्रिशिएट ये 4 साल का देंगे तो एक्चुअल में 1,10,000 उसका एक्चुअल कॉस्ट है ना? 4 साल उसका डेप्रिसिएशन होगा और किस रेट पे होगा? 10%। बात समझो, SLM है इसीलिए हम एक बार में 4 साल मार दिए। WDV होता तो ऐसे नहीं होता, रिटर्न डाउन वैल्यू पे फिर बार बार करके अलग हर साल मारना पड़ता। तो ये कितना आ रहा है? 44,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा है और हम उसको फ्री में दिए हैं। तो 1,10,000 में से 44 माइनस हो जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू विद डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 66,000। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग समझो हम ये क्यों कर रहे हैं। हम उसको एक ये क्या है वैसे? क्या है ये? फर्नीचर है। ये क्या है? फर्नीचर है। हम एक फर्नीचर दे रहे हैं। अब मान लो ये फर्नीचर है, हम ये सामने वाले को बोले ले भाई यूज कर, फ्री में ले जा, तुमको बेच दिए, तो क्या तुम 1,10,000 टैक्सेबल कर देगा? उस समय उसका वैल्यू 1,10,000 है कि कितना है? एक्चुअल वैल्यू 66 है ना? तो उसके हाथ में बेनिफिट कितना का हो रहा है? तो टैक्सेबल कितना होगा? 66। और मान लो उससे हम 20,000 ले लेते तो 66 माइनस 20,000, क्योंकि पैसा उससे ले रहे हैं। क्या समझा पा रहे हैं हम आपको कि फिर से रिपीट करें? एक बार फिर से करें तो बोलो ना, पैसा तो दी हो। 1,10,000 है, 1,10,000 एक्चुअल कॉस्ट है। 1,10,000 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। एक फर्नीचर का एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000 है जो हम बेच दे रहे हैं, मतलब उसको ट्रांसफर कर दे रहे फ्री में। तो गलत हो जाएगा ना अगर हम इंप्लॉई को 1,10,000 टैक्सेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खरीदा कब है? सितंबर 20 में। ट्रांसफर कब कर रहे? 24 में, 24-25 में ना। तो ये इतना साल डेप्रिशिएट तो हुआ होगा ना। तो डेप्रिशिएट करके एक्चुअल वैल्यू में आते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितना चल रहा है उसका? 66,000। अब उसको टैक्सेबल कर दो 66,000 को। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस और नो? क्लियर है? बोलो, समझ आ रहा है? ये वर्किंग नोट है प्रॉपर, ये वर्किंग नोट है। अब इसको ठीक कर देते, देखो इसी वर्किंग नोट को। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर सितंबर 2020 में 1,10,000। ठीक है। कंप्लीटेड ईयर कितना साल है? कंप्लीटेड ईयर कितना साल है? 4 साल। हम लोग ये 5 साल क्यों नहीं लिए? हमको कंप्लीटेड ईयर लेना है। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 66। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बाबू? पक्का ना? तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है तुम्हारा? बोलो 66,000। समझ लो, कोई बात नहीं है। गुप्ता ब्रदर्स के पास ही रखिए। यहां तक क्लियर हुआ? कॉपीड है?
डन है। तो ये 66 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ये 66। अब रिसीव्ड 10,000 टूवर्ड्स इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो लिख लो, गवर्नमेंट जॉब में टैक्सेबल करेंगे उसको, लेकिन डिडक्शन दे देंगे, क्योंकि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। पहले तो आप उसको टैक्सेबल करेंगे ही। डन है। भाई हाथ उठा दे तो, हमेशा के लिए मत उठाना, बस बस। अगर कुछ हुआ बेटा इसका रिम्बर्समेंट तुम ही देगी, टेंशन मत ले। वहां तो आ ही नहीं सकता वो, एडजस्ट करो थोड़ा, दोनों बहन मिल के बात कर लो किसको ज्यादा हवा आना चाहिए। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्लियर हुआ, कितना बोलो 10,000। सामने देखो हम टैक्स पढ़ा रहे हैं, एसी वाले थोड़ी ना। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो 8 नंबर देखो, किया ये वाला तुम लोग, ये समझ ही नहीं आया, समझा ये वाला। क्या बोल रहे थे, अपने में बात करता तू, पूरा बोला कर, बात यहाँ तक पहुँचाया कर। अभी जो बताया था उसी तरह। हाँ ये वही है, वैसे ही है, वही है, मतलब इंटरेस्ट सेव्ड वाला है। हाँ तो जितना परसेंट सेव करेगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। देखो समझाए, इधर देखो, हाउसिंग लोन कितना का है, 4.5%। मतलब इंप्लॉयर तुमको हाउसिंग लोन दे रहा है 4.5% पे, ठीक है। कितना परसेंट पे, 4.5% पे। और ये इंटरेस्ट है साल का, और आउटस्टैंडिंग कितना है, 1 अप्रैल 2024 से कितना है, 15 लाख से आउटस्टैंडिंग है। फिर देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 50,000 करके मिस्टर समक्ष हर क्वार्टर में पे करता है, जिसका स्टार्टिंग होता है जून से। क्वार्टर मतलब जानते हैं, वो तुम लोग वाला क्वार्टर नहीं, वो वाला क्वार्टर जानती हो, 30 ml वाला नहीं। यहाँ पे पूरे साल में 4 क्वार्टर होगा। कितना क्वार्टर होगा, 4। अप्रैल, कौन पार्टी मांग रहे भाई क्वार्टर सुनते ही, अप्रैल में जून डन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा क्वार्टर में डिवाइड हुआ। जून के स्टार्टिंग से 50,000 करके हर क्वार्टर में पे हो रहा है। जून में 50,000 पे किया, सितंबर में 50 किया, दिसंबर में 50 पे किया और मार्च में 50 किया। और आपको इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। आपको क्या निकालने बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं कि गायब हो गया माथा से सब। 15 लाख का लोन अप्रैल महीना से आउटस्टैंडिंग है, 15 लाख। यहां पे वो कितना हो जा रहा है, 50 लाख रीपे हो जा रहा है, तो कितना हो गया, 14.5 लाख। 50,000 रीपे कितना हो रहा है, 50, तो बच कितना रहा है, 14,50,000 ना। फिर यहाँ पे 14,50,000 14 लाख, समझ आ रहा है, क्योंकि फिर से 50,000 क्या हो गया, रीपे हो गया। गांजा हर क्वार्टर प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम जून 24। तुम लोग एकदम तारे जमीन पर की तरह कर रहा है। समझ आ रहा है इसको। हेलो
पूरा 8% नहीं है, इधर माइनस होगा ना, माइनस होगा भाई। कितना परसेंट? 3.5%। जितना ज्यादा सेव किया उतना टैक्स सेव तो उतना ही टैक्स। पगला लोग। देखो ये मंथ है डन, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस और इंटरेस्ट। मेहनत करवाता है, पढ़ेगा कि नहीं पता नहीं। मंथ कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल मंथ में मेरा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 15 लाख। तो मेरा इंटरेस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा? 15 लाख के बेसिस पे। हम इंटरेस्ट कितना सेव कर रहे हैं? एसबीआई का रेट कितना है? 8। वो कितना पे दे रहा है? 4.5। सेफ कितना हो रहा है? 3.5%। और ये एक ही मंथ का, इसीलिए 1/12। देखो कितना आ रहा है? 4375। ये कौन से मंथ का है? अप्रैल। मई का भी सेम रहेगा, क्योंकि मई में भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा कितना है? 15 लाख ही है, तो ये भी रहेगा 4375। क्लियर हुआ? जून महीना से मैंने 50,000 पे करना स्टार्ट कर दिया क्वार्टर में, तो पहला क्वार्टर तो जून ही हुआ ना, पे कर दिया, तो मेरा अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ 14,50,000। अब इस 14,00,000 पे, सॉरी 14,50,000 पे हम क्या करेंगे? 3.5 इंटू 1/12। समझ आ रहा है? ये कौन से महीना का है? 1 जून से स्टार्टिंग लिखा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जून देखो, लिखो, पढ़ो। 79 बोल रहा है, कोई 29 बोल रहा है, 4229 ना। डन। फिर क्या है? जुलाई। जुलाई में भी सेम है, बोलो। हाँ भैया, जुलाई में भी सेम है। 14.5 लाख ही मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो ये भी आएगा 4229। अगस्त में भी सेम है, क्वार्टर में पेमेंट हो रहा है ना लास्ट का, तो मेरा क्वार्टर क्या है? सितंबर है ना। तो सितंबर मंथ में मेरा ड्यू अमाउंट आ जाएगा 14 लाख, तो ये होगा 14 लाख। 3.5 इंटू 1/12। समझा पा रहे? 50,000 कर करके रीपे हो रहा है हर क्वार्टर में। तुमको किसका इंतजार है? करके मेरे को इंटरेस्ट बताओ टोटल। बैठा हुआ आराम से सब, ऐसे करके पूरा मंथ का निकालो, टोटल करो और वहां लिखो। मस्त एकदम बैठा हुआ, समझ जाना। यहाँ तक सही नहीं, यहाँ तक सही।
प्यार में ऐसे ही होता है, प्यार कर बैठा है। दो करना भाई। ये अमित किया है, कितना आ रहा टोटल? 49,292 बोल ना, तुम बैठा क्या है फिर? 49,292 सही किया होगा तुम। हाँ सही सही तो है सर, सही मेरा भी सही है। टोटल कर देगा, लास्ट एक ही तो बचा है। साला सब पागल हो गया। शॉर्टकट नहीं इतना बड़ा बनाना जिस दिन ये सब सम आएगा ना, तो वहाँ शॉर्टकट ढूंढना तुम। अब तुम्हारे सीएमए में क्या करेगा, ऊपर का 1-2 एंट्री हटा देगा, लेकिन ये इंटरेस्ट सेम देगा। अब सीए का क्या है, ये 10 मार्क्स का है तो पूरा देगा, समझ आ रहा है? ऐसा करेगा, तुम लोग में 1-2 तो हटा देगा, ऊपर वाला जैसे ये सब फालतू का हटा देगा, गिफ्ट। हाँ बोलो कितना बोला? 492 इंटरेस्ट सेव्ड 49291 ना, पॉइंट में क्या? पूरा पूरी आ रहा है तो फिर तुम लोग हो सकता है पूरा पॉइंट को एक बार लिख के किया होगा, जो उसका जो पॉइंट आ रहा था वो। नहीं तो अगर तुम शुरू से उसको डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है शुरू से, तब 49292 आने का संभावना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और कुछ है? और कुछ नहीं है, टोटल कर लो ग्रॉस सैलरी। सेव्ड ग्रॉस सैलरी कितना? बोलो ना कितना? 159 हाँ 15,292 हाँ हाँ 92। अब इसके बाद क्या करोगे? डिडक्शन दे दो 50,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखे, प्रॉपर तुम लोग लिखेगा, ऐसे नीच जैसा नहीं लिखेगा। आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। सर